हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं विक्रम और आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां से 14वें नंबर की क्लास को यहां से कंटिन्यू करेंगे और इससे पहले हमने बहुत से क्लासों को पूरा किया है। यदि आप लोगों ने उन क्लासों को बिल्कुल एक सिलसिलेवार तरीके से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से उन सभी क्लासों तक आप लोग पहुंच सकते हैं जो हमने रोज रात 8 बजे राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ पूरी की है। तो आप लोग उनको भी एक क्रम से देखते हुए यहां तक पहुंचिएगा, जिससे कि कुछ जुड़ाव के क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और वो आपको बहुत ही सरल स्वभाव में वो आपको वहां से समझ में आ ही जाएंगे। और दोस्तों, आज हम यहां से इसी प्रकार बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, तो इससे 15 से 20 मिनट के दौरान आप मेरे साथ इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। जैसे कि हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 131 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें दिया गया ये है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सौरमंडल की सबसे चमकीले ग्रह के बारे में पूछा गया है। एक आसान सा सवाल आपके सामने है, फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों, हमारा ये सेशन और हमारी ये सीरीज आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग अपने अन्य साथियों को भी इसका लिंक शेयर कर सकते हैं और लाइक शेयर तो आप लोग रोजाना करते ही होंगे। यूं ही अपना प्यार और साथ मेरे साथ रोज रात 8 बजे बांटिएगा। जैसे कि दिया गया है क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसी क्वेश्चंस को देखो परीक्षा में ऐसे बदलता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो दोस्त होता है कौन सा, शुक्र ग्रह। कौन होता है, शुक्र। सबसे चमकीले के बारे में पूछा जाए तब भी हमारा जवाब होगा कौन, शुक्र होगा। और इसी क्वेश्चंस में कई बार तो लैंग्वेज बदलता है, ये चमकीला है, इस चमकीले की जगह ऐसे देता है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सबसे गर्म ग्रह के बारे में पूछा जाए या चमकीले के बारे में पूछा जाए तो दोस्त आप लोगों को बताना होगा किसका नाम, शुक्र का नाम बताना होगा। तो हमारा यहां से एक प्यारा सा जवाब होता, बी ऑप्शंस में लिखा गया है शुक्र ग्रह। चलिए दोस्त, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका सही जवाब यहां से क्या होने वाला है। और क्वेश्चंस में दिया गया हमें यह है कि बीसीजी का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। कुल मिला के बात यह है कि हमें बीसीजी के बारे में बताना था। दोस्तों देखो, तभी आप लोगों को मैं बार बार ऐसे कहता हूं कि आप पिछली क्लासों में कंटिन्यू नहीं बने थे या उन क्लासों को अभी तक आप लोगों ने पूरा नहीं देखा है, तो पहले आप उन क्लासों को देखिएगा जो हमने पहले पूरी की है। क्योंकि देखो, इस बीसीजी से संबंधित मैंने पिछली क्लासों में कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। वहां आप लोग यदि कंटिन्यू बने थे तो आप लोग 2 सेकंड लगा रहे होंगे मात्र क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखने में। तो आप बताइएगा कि बीसीजी का टीका जो है वो किसके प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है। वो दोस्तों लगाया जाता है किसके लिए, तपेदिक। लेकिन जो तपेदिक जो होता है ना, इसी का दूसरा नाम होता है क्या, टीबी होता है। क्या होता है, टीबी। क्या होता है, टीबी। और टीबी जो होती है वो एक जीवाणु के द्वारा होती है, यानी कि जीवाणु जनित बीमारी होती है। कैसी होती है, जीवाणु जनित बीमारी होती है। तो यहां से कुछ जुड़ाव की चीजें आप लोगों ने जाना होगा कि बीसीजी जो है वो किसके लिए लगाया जाता है, तपेदिक यानी कि टीबी के लिए लगाया जाता है। और टीबी जो है वो कैसा है, वो जीवाणु जनित बीमारी होती है। कैसी होती है, जीवाणु जनित बीमारी होती है। ऐसे ही क्वेश्चन का कुछ बदला हुआ रूप हमने पिछले क्वेश्चनों में डिस्कस किया था। कुछ बीसीजी से संबंधित बातें हम लोगों को पूछी गई थी। तो अब आप लोगों को बताए मालूम चल ही चुका होगा बीसीजी किससे रिलेटिव होता है। और जो तपेदिक जो होता है इसी का दूसरा नाम टीबी होता है। और टीबी जो होता है वो कैसी होती है, जीवाणु जनित बीमारी होती है। सही विकल्प का चुनाव करते तो डी हमारा यहां से सही जवाब होता। इसी प्रकार दोस्तों, हंसते मुस्कुराते ही अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। जैसा कि अगला क्वेश्चन था हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। सबसे छोटी हड्डी के बारे में पूछा गया है। देखो, ये क्वेश्चंस पिछले रेलवे ग्रुप डी के पेपर में भी पूछा गया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी हड्डी बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, लिखिएगा। चलिए, तो जैसा कि यहां से देखो, 2 चीजें आप लोगों को सीखनी होती हैं। एक तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी,
और एक आप लोग ध्यान में रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, बड़ी हड्डी। देखो एग्जाम में यहां से दो प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। वो दो क्वेश्चन ये हैं, या तो आप लोगों को बड़ी हड्डी का नाम पूछा जा सकता है, या छोटी हड्डी का नाम पूछा जा सकता है, या जगह पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो मानव शरीर के कौन से हिस्से में होती है, कहां अवेलेबल रहती है। तो मानव शरीर की सबसे जो छोटी हड्डी होती है ना, वो तो होती है कहां, कान में होती है, और उसका नाम होता है क्या, स्टेपिस होता है। क्या होता है, स्टेपिस होता है। और सबसे बड़ी हड्डी की मैं यहां से बात करूं तो सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है कहां, जांग में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, जांग में। और इसका नाम होता है क्या, फीमर होता है। क्या होता है, फीमर होता है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, नाम होता है इसका स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांग में होती है, जिसका नाम होता है क्या, फीमर होता है। क्या होता है, फीमर होता है। और यहीं से देखो कुछ जुड़ाव की चीजें और मैं आप लोगों को बताता हूं यहां से। यदि इसी प्रकार इन्हीं दोनों क्वेश्चनों को मांसपेशियों के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है और वो कहां होती है, सबसे छोटी मांसपेशी, छोटी मसल्स, सबसे बड़ी मसल्स की बात करें ना तो वो होती है कहां, जांग में होती है। क्या कहां होती है, जांग में। और नाम इसका क्या होता है, नाम होता है इसका स्टेपीडियस। क्या होता है, स्टेपीडियस होता है। यदि सबसे बड़ी पूछी जाए ना तो सबसे बड़ी होती है कौन सी, साइटोरियस। कौन सी होती है, साइटोरियस, साइटोरियस होती हैं। और सबसे छोटी मसल्स के बारे में पूछा जाए, सबसे छोटी मसल्स होती है कहां, कान में होती है। कहां होती है, कान में। और नाम, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है स्टेपीडियस। क्या होता है, स्टेपीडियस होता है, स्टेपीडियस होता है। तो देखो यहां से चार अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे छोटी हड्डी के बारे में, कान में होती है, नाम होता है स्टेपिस। सबसे बड़ी हड्डी जांग में होती है, नाम होता है उसका क्या, फीमर होता है। सबसे छोटी मसल्स कान में होती है, स्टेपीडियस नाम होता है। सबसे बड़ी मसल्स नाम होता है क्या, साइटोरियस। पाई कहां जाती है, पाई जाती है कहां, जांग में पाई जाती है। तो इनके बारे में आप लोग जान चुके होंगे। अब क्वेश्चंस का आप जवाब बता ही सकते हैं कि क्या इसका जवाब रहने वाला है। सबसे छोटी हड्डी के बारे में पूछा गया है। सबसे छोटी हड्डी होती है कौन सी, स्टेपिस। और कहां पाई जाती है, कान में। और मसल्स के बारे में पूछा जाए तो स्टेपीडियस होती है, जो पाई कहां जाती है, कान में पाई जाती है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाक से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। देखते हैं। ये भी देखो राजस्थान पुलिस के पेपर में पूछा गया, जो पिछला पेपर लगा था 2020 में, वहां ये क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिला था। आगामी एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार की क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो इस सीरीज में आप रोजाना मेरे साथ 15 से 20 मिनट पूरे ध्यान के साथ यहां से आप सफर करिएगा, जिससे कि आगामी एग्जाम में जो मिलने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप पूरे ध्यान के साथ वहां से डील कर सकें। चलिए तो बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस हमें दिया गया है, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। दोस्तों विटामिन का टॉपिक तो राजस्थान पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले हर एक पेपर में आप लोगों को विटामिन से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला ही मिला है। आगामी पेपर में भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो विटामिन को जितने भी क्वेश्चंस यहां इस सीरीज में आएंगे या आ चुके हैं, उनको पूरे ध्यान के साथ आप समझे और उनसे रिलेटिव बातें मैं आप लोगों को यहां से बताता ही हूं, आप लोग वहां से पकड़ ही चुके होंगे। तो कमेंट बॉक्स में देखो कई तो लिख रहे हैं कि मानव शरीर में सबसे त्वचा पर सबसे तीव्र गति से बनने वाला जो विटामिन होता है वो होता है कौन सा, विटामिन डी होता है। इसका डी विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। विटामिन जो डी होता है, ये विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से कहां बनता है, सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से कहां बनता है, सूर्य के प्रकाश से हमारी त्वचा पर बनता है। और ये जो विटामिन होता है विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों क्या, कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरोल होता है।
कैल्सीफेरोल होता है। और इस विटामिन डी की कमी से रोग जो होते हैं ना बच्चों में, तो कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग होता है। और बड़ों में होता है कौन सा? ऑस्टियोमलेशिया होता है। कौन सा होता है? ऑस्टियोमलेशिया होता है। और इसकी एक खास बात और है, ये जो विटामिन डी होता है, इस विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हार्मोन की तरह काम करता है। और ये विटामिन डी जो होता है, ये हमारे शरीर में सबसे तीव्र गति से बनने वाला विटामिन होता है। मानव शरीर में सबसे तीव्र गति से बनने वाला एकमात्र विटामिन होता है विटामिन डी, जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा पर बनता है। और विटामिन डी जो होता है, उसके दो स्रोत ध्यान में रखिएगा। एक तो स्रोत मेरे दोस्त होता है क्या? सूर्य का प्रकाश। और दूसरा स्रोत होता है मछली के यकृत का तेल, जो कि क्वेश्चंस आप लोगों को 2018 राजस्थान पुलिस के पेपर में पूछा गया था कि मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी होता है। आगामी एग्जाम्स के लिए ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग बता ही चुके हैं, बाकी कुछ जुड़ाव की चीजें थी वो मेरे साथ इस वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने थे तो आप लोग जान चुके होंगे। चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या था। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु या बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? नहीं के बारे में पूछा गया है। जीवाणु जनित या बैक्टीरिया जनित कौन सी बीमारी नहीं होती है? तो देखो अभी हमने इसके पीछे के क्वेश्चन में यक्ष्मा या टीबी के बारे में पढ़ा था, तपेदिक के बारे में पढ़ा था, तो जीवाणु जनित होती है। यहां जीवाणु जनित नहीं के बारे में पूछा गया है, तो हैजा भी जीवाणु जनित होती है, मियादी भी जीवाणु जनित होती है, तो ये तो ऑप्शन से बाहर है। बाकी हमारा जो डी विकल्प में लिखा गया है एड्स, एड्स देखो इसके पीछे की क्लास में मैंने एड्स से संबंधित बातें आप लोगों को बताई थी, तभी दोस्तों आपको बार बार ऐसे कहता हूं इसके जितने भी क्वेश्चंस की जितने भी पार्ट मैं आपको रोजाना 10 से 15 मिनट अवेलेबल करवाता हूं, उसमें आप लोग पूरे ध्यान के साथ मेरे साथ कॉपी पेन लेके यहां बैठे, जिससे कि कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको लगती है तो उसको आप लोग वहां से नोट कर सकते हैं। और वो चीजें आपको आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने वाली हैं। इस सीरीज के जितने भी वीडियो मैंने आपको पहले प्रोवाइड करवाए हैं, यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी वीडियोस को देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सबसे ऊपर की तरफ साइंस एमसीक्यू से रिलेटिव, उसमें आपको बहुत से पार्ट जो हमने पहले पूरे किए हैं उन पार्ट्स को आप पहले देखिएगा। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वहां से जान सकते हैं कुछ जुड़ाव की चीजें, एड्स से संबंधित बातें जो भी मैंने आपको बताई थी। ये ऐसे बताया था कि एड्स जो होता है वो एड्स एक वायरस जनित बीमारी होती है। इसके लिए जो वायरस होता है वो वायरस होता है कौन सा? HIV वायरस होता है। तो ये तो वायरस जनित बीमारी है, जबकि क्वेश्चंस में भी ऐसे ही पूछा है कि कौन सी जीवाणु जनित नहीं है, तो एड्स हमारा सही विकल्प होता। यहां से डी हमारा यहां से राइट जवाब होता। क्यों? क्योंकि जो एड्स होता है ये एड्स तो मेरे दोस्त क्या होता है? वायरस जनित होती है। बाकी हमें यहां पूछा था बैक्टीरिया जनित कौन सी है कौन सी नहीं है, वो आप लोग समझ ही चुके हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपको अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? न्यूरॉन को दोस्तों कहते हैं क्या? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। मानव शरीर में जो तंत्रिका तंत्र होता है, सोचना, समझना, याद रखना, भूलना, सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए जो कोशिका रेस्पॉन्सिबल होती हैं, उस कोशिका को तंत्रिका कोशिका या उस कोशिका को कहते हैं क्या? न्यूरॉन कहते हैं। क्वेश्चंस में हमें पूछा है न्यूरॉन का हिस्सा कौन सा नहीं है। चलिए तो आप लोगों को न्यूरॉन का डायग्राम दिखा देता हूं। जैसा कि न्यूरॉन का डायग्राम आप लोगों के सामने है, यहां से और यहां तक का जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को तो दोस्तों कहा जाता है क्या? एक्सोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सोन कहा जाता है। और बात करूं मैं यहां से, देखो यहां धागेनुमा जो संरचनाएं निकल रही हैं उनको डेंड्राइट कहते हैं। और ये जो बीच में आप लोगों के सामने बना है उसको कहते हैं क्या? साइटोन कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं, मतलब सेल बॉडी कहते हैं उसको, ठीक है ना। और बीच में जो है उसको क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। अब देखिएगा डेंड्राइट मैंने अभी आप लोगों को बताया है, और ये भी बताया कहां होता है। एक्सोन के बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है मैंने, सेल बॉडी साइटोन के बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो ये तीनों के तीनों विकल्प किसमें पाए जाते हैं? तीनों के तीनों विकल्प
तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन में पाए जाते हैं। बाकी बोमेन जो कैप्सूल होता है, ये बोमेन कैप्सूल किडनी का हिस्सा होता है। किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं ना, इन नेफ्रॉनों में पाया जाता है बोमेन कैप्सूल। तो हमारा यहां से सही विकल्प होता डी, हमारा यहां से राइट जवाब होता। तो यहां से बाकी चीजों के बारे में भी आप लोगों ने यहां से जान ही लिया होगा। चलिए तो दोस्तों, आप लोगों को अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। जैसा कि अगला बहुत सा खूबसूरत सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका सही जवाब यहां से क्या रहने वाला है। चलिए तो एक आसान सी बात आप लोगों को पूछी गई थी, राजस्थान पुलिस के पेपर में ही पूछा गया सवाल है, कौन सी वायुमंडलीय परत सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। एक आसान सी बात आप लोगों को पूछी गई है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, इन अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने का काम कौन करती हैं? पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है कौन? ओजोन परत करती है। कौन करती है? ओजोन परत करती है। और ओजोन जो होती है, इस ओजोन का सूत्र होता है क्या? O3। यानी कि इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। और ओजोन जो परत होती है ना, ये कहां रहती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है दोस्तों? समताप मंडल में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों कि समताप मंडल में पाई जाती है, इसका सूत्र O3 होता है। ये O3 के बारे में तो 2021 ITBP के पेपर में भी पूछा गया था कि ओजोन जो होता है ना, निम्नलिखित में क्या होता है? ऑक्सीजन के 3 परमाणु को हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। और ये ओजोन एक लेयर के रूप में रहती है। इस ओजोन परत की मोटाई लगभग होती है कितनी? 3 mm होती है। ये प्रश्न आप लोगों को दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन भी कि ओजोन जो परत होती है, इसकी मोटाई लगभग कितनी होती है? 3 mm होती है। और ये काम क्या करती है? सूर्य से आने वाली जो हानिकारक जो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, उनको पृथ्वी तक पहुंचने से रोकने का काम करती है। चलिए तो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन था, सूर्य को प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कुल मिला के बात यह है कि सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो ऐसा ही क्वेश्चंस एक पीछे भी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेता है लगभग कितना? 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है। या ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस में ऐसे लिखा जाता है 8 मिनट और 16 सेकंड, ऐसे लिखा जा सकता है। या तो ऐसे लिख सकता है, या आप लोगों को कई बार तो एग्जाम में सीधा ऐसे ही मिलता है 500 सेकंड। ये जो 8 मिनट और 20 सेकंड का जो समय होता है ना, इसके बराबर कुल लगभग 500 सेकंड होती हैं। तो इसे यहां से आपको सेकंड वाइज भी आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो ये तो आसान सी बात थी, आप लोगों को पहले से भी पता होगी, और सही विकल्प का आप लोग चुनाव कर ही सकते थे। हमारा यहां से राइट जवाब होता सी ऑप्शन, कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है, या हो सकता है 20 सेकंड आपको ऑप्शंस में मिल जाए। राइट जवाब होता सी ऑप्शन। चलिए तो कुछ एक आध क्वेश्चन और हैं, उनको पूरा करते हैं, फिर इस सेशन को हम खत्म ही करने वाले हैं। निम्न में से कौन भूकंप मापी यंत्र है? एक आसान सी बात है, भूकंप को मापने के लिए जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं उसके बारे में पूछा गया है। बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। भूकंप मापी जो यंत्र होता है, इस भूकंप मापी यंत्र को हम लोग कहते हैं क्या? चलिए तो बताइएगा, देखें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सही जवाब यहां से क्या होने वाला है। भूकंप को मेजर करने के लिए, भूकंप की तीव्रता को मेजर करने के लिए तो कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? रिएक्टर पैमाना काम में लेते हैं। इसके द्वारा तो हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। जबकि भूकंप का ग्राफ बनाने के लिए, भूकंप का मापन करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको कहा जाता है क्या? सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। और एक होता है दोस्तों क्या? सिस्मोलॉजी होता है। क्या होता है? सिस्मोलॉजी होता है। और सिस्मोलॉजी जो होती है वो विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। भूकंप का अध्ययन करने वाली विज्ञान की जो शाखा होती है उसको कहते हैं
हैं क्या, सिस्मोलॉजी कहते हैं। और सिस्मोग्राफ, इसके द्वारा भूकंप को मापा जाता है। रिएक्टर पैमाना, इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो हमारा सही जवाब यहां से डी ऑप्शंस में लिखा गया था, तो आप लोगों का राइट जवाब यहां से होता है क्या, डी यहां से सही जवाब होगा। कुछ स्टूडेंट तो रोजाना मेरे साथ क्लास में जुड़ते हैं, बाकी आप अपने अन्य साथियों को भी यहां से क्लास के बारे में बताएं, उनको भी यहां से जोड़िएगा आप लोग। चलिए, तो आज का यहां से अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो बताइएगा कि इसका सही जवाब यहां से क्या रहने वाला है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल को कहते हैं क्या, डिट्वो, या इसी को कहा जाता है क्या, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको कहा जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको कहा जाता है। और दोस्तों आपको बता दूं, इसके अलावा जो डिट्वो जो होता है, ड्यूटेरियम जो ऑक्साइड होता है, इसको हम लोग भारी जल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारी जल भी कहते हैं। जैसा कि प्रश्न में हमारे सामने था कि भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किस रूप में करते हैं, तो वो दोस्तों करते हैं किसमें, मंदक के रूप में करते हैं। न्यूट्रॉनों की गति को धीमे करने के लिए न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं, उनमें मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का सूत्र होता है क्या, डिट्वो, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। और भारी जो जल होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है, इसका टोटल जो अणुभार होता है ना, वो 20 ग्राम पर मोल होता है। क्या होता है, 20 ग्राम पर मोल होता है। जबकि साधारण जो जल होता है H2O, इसका अणुभार होता है 18 ग्राम पर मोल होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को लोको पायलट और रेलवे के पेपर, ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए हैं। 20 ग्राम पर मोल और 18 ग्राम पर मोल। साधारण जो जल होता है इसका तो 18 ग्राम पर मोल होता है, और जो भारी जल जो होता है उसका 20 ग्राम पर मोल होता है। ऐसा आप दोस्तों आज इस क्लास में मेरे साथ शुरुआत से 15 से 20 मिनट के दौरान आप लोग मेरे साथ इस सफर को तय किया होगा, तो बहुत से क्वेश्चंस आप लोग यहां से समझ पाए होंगे। इसी प्रकार दोस्तों रोजाना आप लोग यहां से 8 बजे मेरे साथ जुड़िएगा, और साइंस को एक आनंद पूर्वक हम यहां से सीखने का प्रयास करते ही हैं। और दोस्तों हमारा ये सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो आप अपने अन्य साथियों को भी यहां से शेयर कीजिएगा। बाकी आप लाइक शेयर तो करते ही होंगे, ऐसा प्यार आप लोग मेरे साथ यूं ही बनाए रखिएगा। और इसी प्रकार इसके अगले पार्ट में आप लोगों से बहुत जल्द ही रूबरू होता हूं। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।